हेलो बेटा, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। बेटा लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ को डिस्कस किया था और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन थी कि हमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में कहीं पर भी क्वांटिटी ऑफ फोर्स का आइडिया नहीं मिला। हमें ये तो आइडिया मिला कि अगर हमें किसी बॉडी की स्टेट को चेंज करना है तो हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट है, बट ये आइडिया कहीं नहीं मिला कि हमें लाइटर और हैवियर बॉडी के लिए कितने अमाउंट में फोर्स लगाना पड़ेगा। तो बेटा ये आइडिया हमें मिला न्यूटन्स सेकंड लॉ में। तो बेटा न्यूटन्स सेकंड लॉ में हमने क्या डिस्कस किया था? न्यूटन्स second law of motion, what we have discussed till now, F external equal to m a। तो बेटा a का मीनिंग है एक्सेलरेशन, इट इज v माइनस u अपॉन t2 माइनस t1। Now in Newton's second law, what we have found till now, force equal to mass into acceleration. It means product of scalar quantity and vector quantity is equal to force. तो बेटा मास यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर इनटू वेक्टर आपको आउटपुट वेक्टर ही मिलेगा। नाउ एट इनिशियल लेवल वी हैव रिटन फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, दैट इज t2 माइनस t1। तो बेटा according to second law of motion, if we have uniform velocity, if we have constant velocity, then acceleration equal to 0 and external force equal to 0। तो बेटा अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास यूनिफॉर्म स्पीड होगी, कांस्टेंट स्पीड होगी, तो बेटा उस केस में एक्सटर्नल फोर्स क्या आएगा? 0 आ जाएगा। इट मीन्स नो फोर्स विल एक्ट ऑन दैट ऑब्जेक्ट। तो बेटा नो फोर्स विल एक्ट ऑन दैट ऑब्जेक्ट। देन इफ वी हैव v इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0, then again external force equal to 0. What does it mean? A body is at rest, it remains at rest, and external force on that body will be 0. In the same way, if a body is in uniform motion, it remains in uniform motion, so that acceleration becomes 0 and F external equal to 0. तो बेटा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट आपको कहाँ से मिल रही है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट आपको न्यूटन्स सेकंड लॉ का जो मैथमेटिकल रिलेशन है, न्यूटन्स सेकंड लॉ का जो मैथमेटिकल फार्मूला है फोर्स का, वहां से आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इजीली मिल रहा है। इसका मीनिंग हम यहाँ पर एक कंक्लूजन ले सकते हैं, हम यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं कि न्यूटन्स सेकंड लॉ के अंदर आप न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को डिस्कस कर सकते हो। इट मीन्स न्यूटन्स सेकंड लॉ विल कैरी conclusion of Newton's first law of motion. It means Newton's first law of motion can be derived from Newton's second law. तो बेटा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर से ड्राइव कर सकते हैं। तो बेटा फर्स्ट लॉ का डेरिवेशन, फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट, फर्स्ट लॉ को हम ड्राइव कर सकते हैं फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। तो बेटा न्यूटन सेकंड लॉ आपका रियल लॉ ऑफ मोशन है, क्योंकि इसके अंदर
न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ भी आएगा और इसके अंदर न्यूटन्स का थर्ड लॉ भी आएगा। तो अभी हम थर्ड लॉ भी डिस्कस करेंगे इसके बाद। तो उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का जो कंक्लूजन है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की जो फाइंडिंग्स हैं, वो फाइंडिंग्स आपको न्यूटन्स सेकंड लॉ के अंदर मिल रही हैं। तो आप चेक कर सकते हो कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी तो उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो बेटा ये रिलेशन आपके सामने है। नाउ F external is inversely proportional to time interval, and F external is directly proportional to change in momentum। तो बेटा आप चेक कर सकते हो कि एक्सटर्नल फोर्स आपका टाइम इंटरवल के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं बना रहा है, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स चेंज इन मोमेंटम के साथ डायरेक्ट रिलेशन बना रहा है। इसका मीनिंग अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम अगर ज्यादा वैल्यू से चेंज होगा, इफ एनी ऑब्जेक्ट हैज ग्रेट चेंज इन मोमेंटम, देन इट विल एक्सपीरियंस मोर वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो बेटा अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम बहुत ज्यादा वैल्यू से चेंज होगा, किसी ऑब्जेक्ट का जो फाइनल और इनिशियल मोमेंटम का चेंज है वो अगर काफी ज्यादा होगा, तो बेटा उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू भी ज्यादा लगेगी। नाउ यहां चेक करो T2 माइनस T1। अगर किसी ऑब्जेक्ट के लिए टाइम इंटरवल काफी कम है, अगर किसी ऑब्जेक्ट के लिए कॉलिजन के अंदर टाइम इंटरवल काफी कम है, तो बेटा वो ऑब्जेक्ट मैक्सिमम फोर्स फील करेगा। तो बेटा वो ऑब्जेक्ट मैक्सिमम और दैट ऑब्जेक्ट विल एक्सपीरियंस मोर अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो ये आपको माइंड में रखना है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट का कहीं कॉलिजन होगा और अगर टाइम ऑफ कॉलिजन और अगर टाइम ऑफ इम्पैक्ट अगर काफी स्मॉलर है, कि इम्पैक्ट वाला टाइम काफी स्मॉलर है, कॉलिजन वाला टाइम काफी स्मॉलर है, अगर उसका कॉलिजन रैपिडली हुआ है, अगर उसका कॉलिजन इंस्टेंट वे से हुआ है, अगर उसका कॉलिजन इंस्टेंट ऑफ टाइम में हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या है बेटा, वहां पर टाइम इंटरवल की वैल्यू काफी स्मॉलर है। तो बेटा टाइम इंटरवल की वैल्यू अगर स्मॉलर होगी तो वो ऑब्जेक्ट आपका वेरी वेरी इंटेंसिव फोर्स फील करेगा और इस इंटेंसिव फोर्स की वजह से उसके लिए डैमेज काफी ज्यादा होगा। तो बेटा उस ऑब्जेक्ट के अंदर इंजरी और डैमेज भी मैक्सिमम होगा। तो अब इसका आप एग्जाम्पल भी ले सकते हो। एग्जाम्पल ये है कि अगर आप किसी कंक्रीट फ्लोर पर जंप लेते हो और अगर आप किसी सॉफ्ट फ्लोर पर जंप लेते हो, तो बेटा जब आपका कॉलिजन होगा तो टाइम ऑफ कॉलिजन आपको कंक्रीट फ्लोर पे लेस मिलेगा और यहां पर टाइम ऑफ कॉलिजन सॉफ्ट फ्लोर पे आपको ज्यादा मिलेगा। तो बेटा यहां पर जब आप गिरोगे, यहां पर जब आप जंप लोगे, तो यहां पर आप जब जंप लोगे, जब आपका फ्लोर के साथ कॉलिजन होगा, तो यहां पर एक्सटर्नल फोर्स आपका टाइम के साथ रिलेशन बनाएगा। ऐसे ही यहां पर एक्सटर्नल फोर्स आपका टाइम के साथ रिलेशन बनाएगा। अब चेक करो, अगर दोनों केस में आपकी हाइट सेम है, अगर आपकी हाइट सेम है, तो यहां टाइम इंटरवल ऑफ कॉलिजन इज वेरी वेरी स्मॉलर
और यहाँ टाइम इंटरवल ऑफ कॉलिजन या टाइम इंटरवल ऑफ इम्पैक्ट ऑन सॉफ्ट फ्लोर आपका ज़्यादा है, मोर है, क्योंकि अगर आप सॉफ्ट फ्लोर पर जंप लेते हो तो बेटा सॉफ्ट फ्लोर पर क्या होगा, आपकी बॉडी सॉफ्ट फ्लोर से जब टकराएगी, जब कोलाइड करेगी तो सॉफ्ट फ्लोर आपका थोड़ा डिप्रेस हो जाएगा। इसका मीनिंग आपका टाइम ऑफ कॉलिजन इंक्रीज होगा। अब बेटा यहाँ क्या होगा, यहाँ जो आपका कंक्रीट फ्लोर है बेटा, कंक्रीट फ्लोर आपका डिप्रेस नहीं होगा, ये कंप्रेस नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका टाइम ऑफ कॉलिजन काफ़ी स्मॉल बनेगा। तो बेटा यहाँ अगर टाइम ऑफ कॉलिजन काफ़ी स्मॉल है तो बेटा यहाँ पर आपके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बनेगी। इसका मीनिंग ये जो फ्लोर है, ये जो कंक्रीट फ्लोर है, ये आपके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा अमाउंट में लगाएगा, जिससे आपकी बॉडी पे इंजरी ज़्यादा होगी और आपको डैमेज ज़्यादा होगा। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ क्या होगा, यहाँ फ्लोर आपका सॉफ्ट है, तो जैसे आप जंप लोगे तो आपकी बॉडी यहाँ पर सॉफ्ट फ्लोर के अंदर जाएगी, फ्लोर आपका कंप्रेस होगा, डिप्रेस होगा, तो बेटा टाइम ऑफ कॉलिजन आपका इंक्रीज होगा। मोर टाइम ऑफ कॉलिजन मींस लेस एक्सटर्नल फोर्स गिवन बाय सॉफ्ट फ्लोर ऑन योर बॉडी। तो बेटा सॉफ्ट फ्लोर आपकी बॉडी के ऊपर लेस अमाउंट में एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा, जिससे आपकी बॉडी के ऊपर डैमेज कम आएगा, आपकी बॉडी के ऊपर इंजरी भी कम आएगी। तो इस टाइप से बेटा हम न्यूटन्स सेकंड लॉ की एप्लीकेशंस को डिस्कस कर सकते हैं, और एप्लीकेशंस आपकी रियल लाइफ में मैक्सिमम प्रोसेसेस में लगेगी। और आपको मालूम है कि जितने भी आपके ग्लास वाले मटेरियल होते हैं जो आपके इजीली ब्रेकेबल होते हैं बेटा, उनकी पैकिंग के लिए हम न्यूज़पेपर या कोई रफ मटेरियल यूज़ करते हैं, वुडन पाउडर यूज़ करते हैं। तो बेटा उसका मेन हमारा थीम क्या होता है, मेन हमारा मोटिव क्या होता है कि जब भी ग्लास यूटेंसिल्स आपस में टकराएंगे तो उनका टाइम ऑफ कॉलिजन अगर इंक्रीज कर पाएंगे हम, तो बेटा उनके बीच में एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू काफ़ी कम हो जाएगी और यूटेंसिल्स आपके ब्रेक होने से बच जाएंगे। तो बेटा आपको मालूम होना चाहिए जितने भी आपके यूटेंसिल्स हैं, जितने भी आपके ब्रेकेबल, इजीली ब्रेकेबल आपके प्रोडक्ट हैं, उनको पैकिंग के लिए हम जब भी यूज़ करते हैं, उनको पैकिंग में जब भी हम लगाते हैं तो बेटा पैकिंग के अंदर हम न्यूज़पेपर उनके अराउंड रैप करते हैं, उनको रैप करते हैं न्यूज़पेपर के अंदर, या उनको किसी सॉफ्ट मटेरियल के अंदर रखते हैं, ताकि अगर दूसरा प्रोडक्ट आपका पहले वाले प्रोडक्ट से टकराएगा, कोलाइड करेगा ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, तो बेटा उनमें कॉलिजन होगा, तो उनमें आपका डैमेज नहीं होगा। तो डैमेज से बचने के लिए हमारा मेन मोटिव क्या है कि टाइम ऑफ कॉलिजन को हमें इंक्रीज करना है, हमें टाइम ऑफ कॉलिजन को इंक्रीज करना है। तो बेटा जितने भी सेरामिक की प्लेट्स होती हैं, तो बेटा सेरामिक की प्लेट्स को हम न्यूज़पेपर के अंदर रैप करके और फिर किसी बॉक्स के अंदर पैक करते हैं। तो हमारे पास थर्माकोल की पैकिंग भी होती है, तो बेटा थर्माकोल की पैकिंग के थ्रू हम यूटेंसिल्स को रखते हैं, जिससे क्या होता है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन में कहीं पर भी जर्क आता है, कहीं पर भी ब्रेकर के ऊपर से व्हीकल जाएगा, तो बेटा वहाँ पर उस जर्क की वजह से अगर यूटेंसिल्स के बीच में कॉलिजन होगा, तो बेटा वो जो थर्माकोल की पैकिंग है उससे क्या होगा, उससे टाइम ऑफ कॉलिजन आपका इंक्रीज होगा और यूटेंसिल्स के बीच में एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी और डैमेज भी यूटेंसिल्स के बीच में नहीं होगा और आपके यूटेंसिल्स और आपके प्रोडक्ट इजीली अपने डेस्टिनेशन तक चले जाएंगे और वहां पर उनके अंदर कहीं पर भी क्रैक या डैमेज आपको नहीं मिलेगा। तो बेटा इस टाइप से हम न्यूटन सेकंड लॉ की एप्लीकेशंस को रियल लाइफ में यूज करते हैं। तो अब हमने न्यूटन सेकंड लॉ को डिस्कस कर लिया, तो बेटा अब एक स्पेशल केस है न्यूटन सेकंड लॉ का। स्पेशल केस क्या है, हमने अभी अभी लिखा था एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। P2 का मीनिंग फाइनल मोमेंटम, P1 का मीनिंग इनिशियल
मोमेंटम। P2 का मीनिंग फाइनल मोमेंटम, P1 का मीनिंग इनिशियल मोमेंटम। तो बेटा यहां पर आप चेक करो, मोमेंटम का फार्मूला मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम का फार्मूला मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। नाउ F एक्सटर्नल इक्वल टू mv माइनस mu अपॉन T2 माइनस T1। अब अगर बेटा कहीं पर भी टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर कोलिजन होता है, कहीं पर भी अगर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट आपके कोलाइड करते हैं, तो अगर उनका कोलिजन इंस्टेंट ऑफ टाइम में होगा, अगर उनका कोलिजन वेरी वेरी स्मॉल टाइम ऑफ इंटरवल में होगा, तो बेटा वहां पर F एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू आपकी अप्रिशिएबल होगी, वहां पर F एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू आपको विजिबल होगी। तो अब चेक करते हैं कि जहां पर कोलिजन आपका एकदम से होगा, जहां पर कोलिजन आपका इंस्टेंट ऑफ टाइम में होगा, तो कहीं पर भी एट सडन कहीं पर अगर टू व्हीकल बिल्कुल हेड टू हेड कोलाइड करेंगे, तो अगर उनमें कोलिजन होगा और टाइम ऑफ कोलिजन काफी स्मॉलर होगा, तो उस केस में बेटा एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू आपकी अप्रिशिएबल होगी और आपको एक्सटर्नल फोर्स का जो इफेक्ट है वो क्लियरली विजिबल होगा। इसका मीनिंग जब एक कार किसी ट्रक से हेड टू हेड टकराएगी, हेड टू हेड कोलाइड करेगी, तो बेटा उस टाइम पे जो डैमेज होगा कार में और ट्रक में वो आपको क्लियरली विजिबल होगा, एंड दैट डैमेज इज ड्यू टू F एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज F एक्सटर्नल फोर्स। तो बेटा अब यहां पर हमें ये चेक करना है कि अगर P2 और P1 काफी नजदीक हैं, अगर P2 P1 आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, are very very close to each other, तो बेटा अगर ये बहुत क्लोज हैं तो हम P2 माइनस P1 को क्या लिखेंगे बेटा, P2 माइनस P1 को हम क्या लिखेंगे, दैट इज dP। dP का मीनिंग स्मॉल चेंज इन मोमेंटम। इट मीन्स अगर P2 P1 काफी नजदीक हैं, P2 P1 काफी क्लोज हैं, तो P2 माइनस P1 कैसा आएगा, स्मॉल चेंज इन मोमेंटम। इसी टाइप से T2 और T1 अगर काफी नजदीक हैं, तो बेटा T2 माइनस T1 क्या आएगा, DT। इट इज स्मॉल टाइम इंटरवल, इट इज स्मॉल टाइम इंटरवल। तो बेटा अब हमें यह मालूम चल चुका है कि अगर किसी भी मोमेंट पर, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट अगर कोलाइड करेंगे, तो बेटा अगर उनका कोलिजन का टाइम काफ़ी स्मॉलर होगा, तो बेटा जो इंस्टेंट ऑफ टाइम में मोमेंटम में चेंज आएगा, बेटा वो चेंज आपका काफ़ी स्मॉलर होगा। और उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे P2 माइनस P1 equal to dP and T2 minus T1 equal to dt. Now F external force equal to dP upon dt. Now formula of momentum, mass into velocity. Now according to chain formula of differentiation, F external may be written as mass into differentiation of velocity plus velocity into differentiation of mass. तो बेटा हमने क्या किया, हमने F external का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिखा, और डिफरेंशिएशन की फॉर्म में फार्मूला कैसे लिखा बेटा, हमने एज्यूम किया कि P2 और P1 काफ़ी क्लोज हैं, P2 P1 काफ़ी नज़दीक हैं, P2 P1 आर वेरी नियर टू ईच अदर, सो दैट
P2 minus P1 is equal to dP and T2 minus T1 is equal to dt। तो बेटा यहां पर हमारे पास dP अपॉन dt आ गया, फिर हमने dP अपॉन dt में मोमेंटम का फॉर्मूला पुट किया, मास इनटू वेलोसिटी, और बेटा ये हमारा फॉर्मूला बना एक्सटर्नल फोर्स का कि अगर मास आपका वेरिएबल है, अगर मास आपका वेरिएबल है और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये चलेगा फार्मूला। तो बेटा ये वाला फार्मूला किसके लिए है कि अगर मास वेरिएबल है और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये वाला फार्मूला चलेगा, और अगर मास आपका कांस्टेंट है और वेलोसिटी वेरिएबल है तो ये वाला चलेगा फार्मूला। तो बेटा यहां पर F एक्सटर्नल फोर्स के आपको दो फार्मूले मिलेंगे, एक तो ये मिलेगा फार्मूला, ये बेटा इस केस के लिए है, और एक फार्मूला आपको यहां से मिलेगा F एक्सटर्नल इक्वल टू m dv अपॉन dt। तो बेटा जब भी मास वेरिएबल होगा तो आपको F एक्सटर्नल का फार्मूला ये लगाना है, और जब भी आपका मास कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी वेरिएबल होगी, तो आपको F एक्सटर्नल का ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो बेटा मैंने यहाँ पर आपको दो कंडीशन दे दी हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास वेरिएबल है तो बेटा उस केस में आप ये वाला लगाओगे फार्मूला, और अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वेरिएबल है तो उस वाले केस में आप ये वाला फार्मूला लगाओगे। तो बेटा ये दोनों फार्मूले आपके अलग अलग कंडीशंस में लगेंगे, दोनों फार्मूले आपके अलग अलग कंडीशंस में लगेंगे। तो बेटा ये आपको मालूम होना चाहिए कि जब आप किसी रॉकेट को लॉन्च करते हो, जब आप किसी रॉकेट को लॉन्च करते हो तो बेटा उस केस में जब रॉकेट आपका वर्टिकल डायरेक्शन में जाएगा तो बेटा उसमें से फ्यूल बाहर आएगा, और अगर रॉकेट में से फ्यूल बाहर आएगा तो बेटा फ्यूल बाहर आने से रॉकेट का मास धीरे धीरे डिक्रीज होगा। तो बेटा वहाँ पर हम वेरिएबल मास प्रॉब्लम को कंसीडर करते हैं, वहाँ पर हम वेरिएबल मास वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, क्योंकि रॉकेट अगर फ्यूल बाहर निकाल रहा है तो रॉकेट का बेटा मास मोशन के साथ साथ डिक्रीज हो रहा है। तो बेटा वहाँ पर हम वेरिएबल मास वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हम जो फार्मूला लगाते हैं बेटा वहाँ पर वेरिएबल मास वाला फार्मूला हम यूज़ करते हैं। तो बेटा इसी टाइप से अगर रॉकेट की वेलोसिटी चेंज हो रही है और मास अगर कांस्टेंट है, अगर रॉकेट की वेलोसिटी चेंज हो रही है, मास अगर कांस्टेंट है, तो बेटा उस केस में हमारे पास फार्मूला कौन सा लगेगा, मास अगर कांस्टेंट है, वेलोसिटी अगर वेरिएबल है तो m dv अपॉन dt। अब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास वेरिएबल है, तो वहां पर v dm अपॉन dt। तो बेटा अगर किसी व्हीकल का मास चेंज हो रहा है बट उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो व्हीकल पे अब कितना एक्सटर्नल फोर्स आप लगा रहे हो ताकि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट एज इट इज मेंटेन रहे, तो बेटा वो एक्सटर्नल फोर्स कहाँ से निकलेगा, वो एक्सटर्नल फोर्स बेटा आपका यहीं से निकलेगा। तो अगर एज्यूम कर लो आप एक ट्रक है और ट्रक के अंदर आप किसी टाइप का मटेरियल फिल कर रहे हो, तो बेटा अगर ये ट्रक है, ये अगर ट्रक है और इस ट्रक के अंदर आप किसी टाइप का मटेरियल, आप इस ट्रक के अंदर किसी टाइप का मटेरियल या डस्ट इसके अंदर फिल कर रहे हो, अगर आप इसके अंदर कंक्रीट मटेरियल या आप इसके अंदर डस्ट फिल कर रहे हो, और बेटा आपको मालूम है कि जो डस्ट का रेट है यहाँ फिल होने का, वो रेट क्या है, दैट इज 1 kg इन 1 सेकेंड। इसका मीनिंग आपको dm अपॉन dt गिवन है कि इस ट्रक के अंदर अगर डस्ट अगर फिल हो रही है, इस ट्रक के अंदर अगर आप डस्ट डाल रहे हो और डस्ट का डालने का रेट क्या है बेटा 1 kg इन 1 सेकेंड, तो बेटा dm अपॉन dt की वैल्यू आपको गिवन है 1 kg अपॉन 1 सेकेंड। अब अगर इस ट्रक की वेलोसिटी कांस्टेंट है,
अब अगर इस ट्रक की वेलोसिटी कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकेंड, तो बेटा अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि व्हाट एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ दिस ट्रक। तो बेटा अब यहां पर एक्सटर्नल फोर्स का जो फार्मूला आप लगाओगे वो बेटा कौन सा लगाओगे, यहां वेलोसिटी तो कांस्टेंट है और मास आपका वेरिएबल है, और मास का हमें रेट भी गिवन है 1 kg अपॉन 1 सेकेंड। तो बेटा ये वाला फॉर्मूला चलेगा, ये वाला फॉर्मूला चलेगा। तो बेटा अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इस वाले फॉर्मूले में dv अपॉन dt की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो बेटा अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मीनिंग वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। हर कांस्टेंट का, हर फिक्स वैल्यू का डिफरेंशिएशन बेटा 0 होता है। तो आप चेक करो, अगर मैं फार्मूला कंप्लीट यहां लगाऊंगा तो मास इंटू 0 आ जाएगा। रीजन क्या लिखोगे, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, प्लस वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है दैट इज 2 इंटू dm अपॉन dt इंटू dm अपॉन dt। तो यहां पर एक्सटर्नल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, m इंटू 0 प्लस 2, वेलोसिटी हमें 2 गिवन है। नाउ dm अपॉन dt इट इज 1 kg अपॉन 1 सेकेंड। तो बेटा F एक्सटर्नल इक्वल टू 2 न्यूटन। F एक्सटर्नल किसके इक्वल आ रहा है बेटा, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू 2 न्यूटन। तो आप चेक कर सकते हो यहां पर F एक्सटर्नल आपका 2 न्यूटन के इक्वल आ रहा है, क्योंकि यहां पर ये वेलोसिटी है इट इज मीटर अपॉन सेकेंड इंटू 1 kg अपॉन 1 सेकेंड। तो बेटा यहां पर आपको जो आंसर मिलेगा फोर्स का वो मिलेगा 2 न्यूटन। तो बेटा अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको वेलोसिटी कांस्टेंट मिलेगी तो आपको ये वाला लगाना फार्मूला, और मास आपको मिलेगा वेरिएबल, और अगर आपको मास मिलता है कांस्टेंट, वेलोसिटी मिलती वेरिएबल, तो ये वाला फार्मूला आपको लगाना है। तो ये था बेटा न्यूटन्स सेकेंड लॉ का ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन, ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन। तो बेटा अब हम करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बेटा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बेटा ये बात आपको फिक्स करनी है माइंड में कि नेचर में कभी भी सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। बेटा फोर्सेस हमेशा नेचर में पेयर में ही एग्जिस्ट करेंगे। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपको कभी भी नेचर में, आपको कभी भी यूनिवर्स में, आपको कभी भी अपने रियल लाइफ में सिंगल फोर्स कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आपको अगर कहीं पर किसी टाइप का फोर्स मिलेगा तो बेटा आपको वहां पर उसका काउंटर बैलेंसिंग फोर्स हमेशा मिलेगा। इसका मीनिंग आपको हमेशा फोर्सेस पेयर में ही मिलेंगे। अगर आप किसी चीज को पुश कर रहे हो तो बेटा वही सेम ऑब्जेक्ट आपके ऊपर भी फोर्स लगाएगा। तो बेटा अगर आप किसी के ऊपर F लगाओगे फोर्स, तो बेटा वो सेम ऑब्जेक्ट आपके ऊपर भी F फोर्स लगाएगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि नेचर में आइसोलेटेड फोर्स आपके एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सो इन नेचर देयर इज नो प्लेस ऑफ आइसोलेटेड फोर्सेस। तो बेटा नेचर में सिंगल फोर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, सिंगल फोर्स नेवर एग्जिस्ट इन नेचर, आइसोलेटेड force never exist in nature।
तो बेटा सिंगल फोर्स कभी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा, आइसोलेटेड फोर्स आपका नेचर में कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, फोर्सेस हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करेंगे। सो फोर्स always present in pair। तो बेटा फोर्स हमेशा पेयर में प्रेजेंट होगा, फोर्स कभी भी सिंगल फॉर्म में, फोर्स कभी भी आइसोलेशन में प्रेजेंट नहीं होगा। सो फोर्स नेवर प्रेजेंट एज एन आइसोलेटेड फोर्स। तो बेटा फोर्स कभी भी सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होगा। इसका मीनिंग जहां भी एक्शन होगा वहां आपको रिएक्शन पक्का मिलेगा, वहां आपको रिएक्शन पक्का मिलेगा। अब बेटा एक्शन रिएक्शन फोर्सेस की कंडीशन क्या होती है? एक्शन रिएक्शन फोर्सेस की कंडीशन क्या होती है? बेटा एक ये टेबल है, अब टेबल के ऊपर आपने एक बुक को रखा हुआ है। अब बुक का जो वेट है, जो बुक का वेट है वो टेबल टॉप पे लगेगा। जो टेबल का टॉप है बेटा उसके ऊपर बुक का वेट आएगा, और बुक के वेट की डायरेक्शन कैसी होगी? टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, क्योंकि ग्रेविटी आपकी हमेशा टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ होगी। तो बेटा ये वेट है बुक का, इट इज वेट ऑफ बुक। तो बेटा बुक ने जो एक्शन लगाया टेबल टॉप पे वो उसकी वैल्यू क्या है? दैट इज mg। तो बेटा अब ये टेबल टॉप अगर एक्शन को फील कर रहा है, अगर ये टेबल टॉप एक्शन को फील कर रहा है, तो बेटा ये टेबल टॉप इस बुक के ऊपर क्या लगाएगा? नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। तो बेटा मैंने नॉर्मल वर्ड यूज क्यों किया? क्योंकि यहां पर जो बुक का वेट है वो टेबल टॉप पर परपेंडिकुलर है। अब जो टेबल टॉप बुक के ऊपर रिएक्शन लगाएगा वो बिल्कुल इसके अपोजिट होगा और इसी लाइन पर होगा। तो बेटा ये वाला फोर्स भी आपका टेबल टॉप के साथ एंगल 90 ही बनाएगा। तो बेटा अगर ये एंगल 90 बना रहा है तो इसको बोलेंगे हम नॉर्मल फोर्स, और बेटा ये फोर्स आपका एक्शन का अपोजिट है। तो बेटा इसका नेम पड़ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। तो इसका नेम पड़ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। सो दिस फोर्स इज अपोजिट टू एक्शन फोर्स, सो नेम इज गिवन रिएक्शन फोर्स। अब बेटा नॉर्मल वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि ये वाला फोर्स आपका टेबल टॉप के साथ एंगल 90 बना रहा है, सो इट इज गिवन एज नेम नॉर्मल रिएक्शन। तो बेटा ये इसका नेम है नॉर्मल रिएक्शन। तो बेटा एक एक्शन और दूसरा रिएक्शन है। तो बेटा अब ये ध्यान रखना कंडीशन क्या है नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस की? कंडीशन ये है कि नॉर्मल रिएक्शन और एक्शन फोर्सेस की बेटा कंडीशन क्या है? एक्शन रिएक्शन फोर्सेस की कंडीशन क्या है? दैट इज दे must require two different objects तो बेटा एक्शन रिएक्शन फोर्सेस के लिए टू डिफरेंट बॉडीज का, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का होना जरूरी है। तो बेटा ये एसेंशियल कंडीशन है फॉर एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, वी मस्ट रिक्वायर टू डिफरेंट बॉडी, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो बेटा अगर एक ऑब्जेक्ट अगर आप लेके चलोगे, अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस को दिखाओगे, तो बेटा एक सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस को आप शो करोगे, तो बेटा वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आपके कभी भी एक्शन रिएक्शन फोर्स के नेम से फेमस नहीं होंगे। तो बेटा ये ध्यान रखना कि अगर एक सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर आप इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस को दिखाओगे, तो बेटा उनको कभी भी हम एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं बोलेंगे। जैसे टग ऑफ वॉर में होता है कि एक ये रोप है और रोप के इस साइड टीम ए है और यहां टीम बी है। अब बेटा टीम बी किसको पुल कर रही है? टीम ए को। और टीम ए किसको पुल कर रही है? टीम बी को। तो बेटा यहां पर ये दोनों फोर्सेस
अगर इक्वल एंड अपोजिट होंगे, यहां पर अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होंगे तो बेटा ये दोनों फोर्सेस कभी भी एक्शन रिएक्शन फोर्स वाला पेयर नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहां पर एक सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर, यहां पर एक सिंगल रॉप के ऊपर ये दोनों फोर्स आपके काम कर रहे हैं। तो जब भी किसी सिंगल रॉप के ऊपर, जब भी किसी सिंगल बॉडी के ऊपर, जब भी किसी सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर टू डिफरेंट फोर्स आएंगे, और बेटा दोनों का नेचर कैसा होगा, डायरेक्शन दोनों की कैसी होगी, डायरेक्शन दोनों की अगर अपोजिट होगी, और अगर किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इन दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है, तो बेटा अगर ये दोनों फोर्स वैल्यू में सेम हो जाते हैं, डायरेक्शन इनकी अपोजिट है, तो बेटा इनको कभी भी हम एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं बोलेंगे। रीजन क्या है, ये दोनों आपके एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर हैं, ये दोनों आपके एक ही रॉप के ऊपर हैं, इन दोनों फोर्सेस के लिए रॉप आइडेंटिकल है, इन दोनों फोर्सेस के लिए ये ऑब्जेक्ट आपका आइडेंटिकल है। तो बेटा कभी भी आइडेंटिकल बॉडी के ऊपर एक्शन रिएक्शन फोर्स का पेयर नहीं बनेगा। इसका मीनिंग एक्शन रिएक्शन फोर्सेस का पेयर कहां बनेगा, जब हमारे पास टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट होंगे। तो यहां पर एक ऑब्जेक्ट आपका टेबल है और एक ऑब्जेक्ट आपका बुक है, और दोनों के बीच में कांटेक्ट है। तो बेटा यहां पर क्या है, यहां पर आपका एक ही ऑब्जेक्ट है, दैट इज सिंगल रॉप, और सिंगल रॉप के ऊपर दोनों फोर्स अगर काम करेंगे तो बेटा अगर दोनों की वैल्यू सेम है, डायरेक्शन अगर अपोजिट है, तो भी ये दोनों फोर्स आपके एक्शन रिएक्शन फोर्स वाला पेयर नहीं बनाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। देन नंबर 2 कंडीशन, action and reaction forces never cancel in pair। बेटा एक्शन रिएक्शन फोर्सेस कभी भी पेयर में कैंसिल नहीं होंगे, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस कभी भी पेयर में कैंसिल नहीं होंगे। इसका मीनिंग ये है कि ये हमारे पास एक बॉल ए है, ये हमारे पास बॉल बी है, अगर ये दोनों कोलाइड होंगी, तो जब ये दोनों कॉलिजन में आएंगी तो बेटा कॉलिजन में क्या होगा, कॉलिजन में क्या होगा, ये बॉल इसके ऊपर लगाएगी फोर्स F1 और ये बॉल इसके ऊपर लगाएगी फोर्स F2। सो दिस इज ए बॉल एंड दिस इज बी बॉल। तो बेटा जब ये दोनों आपस में कोलाइड होंगी तो ये अगर इसके ऊपर एक्शन लगाएगी तो बेटा इसको मिलेगा रिएक्शन। तो अगर B का एक्शन A के ऊपर F2 है तो बेटा B को कितना रिएक्शन मिलेगा, F1 इसको रिएक्शन मिलेगा। अब ये दोनों फोर्सेस आपके इन दोनों बॉल को, ये दोनों फोर्सेस बेटा इन दोनों बॉल को एक दूसरे से सेपरेट करेंगे। बेटा इन्हीं दोनों फोर्सेस की वजह से कॉलिजन के बाद ये दोनों बॉल एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी। इसका मीनिंग ये जो F1 फोर्स है, इस F1 फोर्स की वजह से, इस F1 फोर्स की वजह से B आपका A से दूर जाएगा और F2 फोर्स की वजह से A आपका B से दूर जाएगा। इसका मीनिंग यहाँ पर जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस बनेंगे बेटा उन एक्शन रिएक्शन फोर्सेस की वजह से ये दोनों बॉल एक दूसरे से सेपरेट होंगी। इसका मीनिंग F1 भी इसके ऊपर काम करेगा, F2 A के ऊपर काम करेगा, F1 B के ऊपर काम करेगा। तो दोनों फोर्स आपके इजीली विजिबल हैं और दोनों फोर्स आपके काम कर रहे हैं, दोनों में से कोई भी फोर्स आपका कैंसिल नहीं हो रहा। तो यहां पर F1 F2 आपस में कैंसिल नहीं होंगे। तो कभी भी आप ये मत एज्यूम करना कि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस आपस में कैंसिल हो सकते हैं, दे नेवर cancel in pair। तो बेटा एक्शन रिएक्शन फोर्सेस never cancel in pair, they will exist in pair, they will appear in pair and they never cancel in pair, they never cancel in pair।